परिणाम संदेश सुनिए। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। The President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. I am sure you are all conscious of the deep and widespread conspiracy which has been brewing ever since I began introducing certain progressive measures of benefit to the common man and woman of India. मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है वन इंडिया यूट्यूब चैनल। 40 साल पहले आज ही के दिन जब सुबह हिंदुस्तान की आम जनता उठी थी तो वो एक से दोबारा गुलाम थी। इमरजेंसी लग चुकी थी। गुजरात में छात्रों की मांगों को बहाल करते हुए सरकार की बेदखल कर दिया था इंदिरा गांधी ने, और वो एक किस्म से हार थी इंदिरा गांधी की। इस हार का बदला लेते हुए पटना में जो भी चल रहा था, बिहार में जो भी हो रहा था, उसको कुचलने के लिए कहा गया था। गफूर सरकार ने आंदोलन कुचला, लेकिन वो कुचला हुआ आंदोलन फिर से उभर कर आया और एक ताकत के रूप में उभरा। 1974 का छात्र आंदोलन जन आंदोलन बन गया था। आखिरकार इंदिरा गांधी को सिद्धार्थ, जो कि उनके बहुत करीब थे और प्यार से उनको सिड कहती थी, उनके साथ मिलकर उनकी राय मशवरा लेकर इमरजेंसी भारत में लगा दी गई। 25 जून 1975 ये वो काली रात थी जिसके बाद भारत 2 साल अंधकार में रहा। इमरजेंसी के पीछे की कहानी क्या थी? क्या वाकई में इंदिरा गांधी जेपी से डरी थी या फिर उनको आने वाले इलेक्शन में हार दिख रही थी? इस मुद्दे पर ज्यादा बात करने के लिए उस वक्त हर हाल को, हर चीज को अपनी आंखों से देखने वाले, महसूस करने वाली तवलीन सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं और जानते हैं उनसे कि आखिर ये 2 साल जो थे भारत के, ये किस तरह से भारत ने जिए थे, क्या वजह थी इंदिरा गांधी की इमरजेंसी लगाने की। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका शो में। थैंक यू। दरबार में आपने लिखा है, और जैसे कि कल हम बात भी कर रहे थे, कि आज सुबह जब आप उठे थे 40 साल पहले, तो आपके पास न्यूज़पेपर से खबर मिली थी, आपकी माताजी ने बताया था आपको कि इमरजेंसी लग गई। नहीं, मैं सो रही थी जी, और मेरी माँ आई थी, और उस वक्त ट्रांजिस्टर रेडियो होते थे, क्योंकि टीवी थे लेकिन यहाँ इधर उधर नहीं ले जाया जा सकते थे जी। तो मेरी माँ ने मुझे आके बताया, बल्कि इंदिरा गांधी बोल रही थी उस वक्त 8 बजे, या वो शायद जो भाषण उन्होंने पहले दिया हुआ था, ये बहुत सुबह की बात है, मैं कोई 6:30-7 बजे की बात कह रही हूँ जी। तो वो इंदिरा गांधी की पतली सी आवाज के जी फलाने कारण से हमको ये यानी कि खतरा है देश के को और देश की सुरक्षा को, और मैं ये इंटरनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर रही हूँ। तो मैंने मेरी माँ से सुना जी। अगर इमरजेंसी की बात करें तो ये कारण क्या थे इनके? शुरुआत से अगर जाएं तो भाई इन कारणों से इमरजेंसी लगानी पड़ी इंदिरा गांधी को। गुजरात छात्रों की मांगों पर जो सरकार को बेदखल कर दिया था, क्या कहानी वहीं से शुरू हुई थी? मुझे तो लगता है कि ये इंदिरा गांधी के जो अगला चुनाव आने वाला था ना अगले साल, बल्कि 75 में ही आना था चुनाव जी। आम चुनाव कब था, तय कब था, यानी कि 71 के बाद 5 साल गिनो तो 76 हो गया। 76। अच्छा, मुझे ये मेरी अपनी राय है जी। हाँ, ज्यादातर तो लोग वो ये सारी की बातें जोड़ देते हैं कि जी गुजरात के में वो स्टूडेंट्स का था और जेपी का आंदोलन था बिहार में वगैरह, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंदिरा गांधी जो बहुत ही होशियार किस्म की वो राजनेता थी, वो समझ गई थी, क्योंकि गरीबी तो हटी नहीं थी ना। गरीबी हटाओ चुनाव के बाद ही पहला चुनाव आने वाला था। मुझे ऐसा लगता है अभी जब मैं एनालाइज करती हूँ इतने सालों बाद, कि ये इंदिरा गांधी जान गई थी कि हारने वाली हैं और चुनाव टालना चाहती थी, नंबर 1। दूसरी बात, संजय को सामने लाना चाहती थी, क्योंकि कांग्रेस तो 2 बार तोड़ चुकी थी ना। तो अब अगर वो चुनाव हारती जी, तो कांग्रेस का समर्थन भी हार जाती ना, कांग्रेस पार्टी हार जाती, वो उनके पूरे कब्जे में थी, जो कांग्रेस पार्टी का टुकड़ा उनके हिस्से में पड़ा
उसके ऊपर तो इनका पूरा कब्जा था जी। और ये चाहती थी कि ये पार्टी वो अपने बेटे को दे। मुझे लगता है कि ये मुख्य कारण था जो बाकी कारणों से भी ज्यादा अहमियत रखता था इंदिरा गांधी के दिमाग में। जी, हम जितनी जानकारी हमने तो पढ़ा है, आपने देखा है इमरजेंसी को, जिस तरीके से इलाहाबाद जो हाई कोर्ट था उसने जगमोहन लाल सिन्हा जी ने जो एक राजनारायण जी की याचिका पर इंदिरा गांधी को जो है इलेक्शन जो रद्द कर दिया था रायबरेली का, और 6 साल के लिए उनको प्रतिबंधित कर दिया गया था, और फिर उसके बाद उन्होंने अपने पद से जो है रेजिग्नेशन नहीं दिया, और वहीं से जो है आंदोलन शुरू हुआ था। ये चीजें जो हैं, ये हमने जो ये तो बहाने थे। अब तो ये कुमी कपूर की किताब आई है जी, जिसमें इन्होंने वो खत छापा है जो सिद्धार्थ शंकर रे ने इंदिरा गांधी को जनवरी 75 में लिखा था, जिसमें पूरा वो मंसूबा तैयार था कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कैबिनेट के पास नहीं जाएंगे, पहले प्रेसिडेंट के पास जाके ये दस्तखत करवाएंगे। जी, यानी करीब 5 महीने पहले से ये तैयारी थी कि ऐसा होना है। बिल्कुल, आप जाके वो कुमी की किताब खरीदो। मैंने तो अभी शुरू की है पढ़ना, लेकिन ये कुछ जो अंश निकले थे अखबारों में उनमें ये खत है, बल्कि किताब की शुरुआत में भी है। तो इसका मतलब है कि सिद्धार्थ शंकर रे के साथ ये पहले से तय कर रही थी कोई ऐसी चीज जो जिसके होने से इलेक्शन टल जाए। तो ऐसा लगता है मुझे। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरह का भारत का इतिहास जो है, जो किताबों में बच्चे पढ़ रहे हैं आजकल, उसी तरह से ये इतिहास भी जो हमारे जो आसपास के लोग अभी हैं उन्होंने गलत ही लिख दिया कि किस वजह से आंदोलन। अरे भाई, उस वक्त जर्नलिज्म के बारे में क्या कहते हैं कि इतिहास का पहला ड्राफ्ट है। जी। हाँ, अंग्रेजी में कहावत है, जर्नलिज्म इज द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ हिस्ट्री। उस वक्त कोई पत्रकार बेचारा अगर अपना वो सर उठा के सही रिपोर्टिंग करने की कोशिश करता था तो सीधे जेल भेज दिया जाता था। तो उस वक्त जो हो रहा था, आपको अंदाजा ही नहीं है कि प्रेस सेंसरशिप कितनी कड़ी तरह से हमारे ऊपर लगी हुई थी। यानी कि ये कुछ तो चमचे ही बन गए थे, ये टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स जी, हाँ, तो बिछ गए थे इंदिरा गांधी के पांव तले। हाँ जी, हम स्टेट्समैन में थे उस वक्त, स्टेट्समैन और इंडियन एक्सप्रेस, रामनाथ गोयनका ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी जी, और नुकसान खाया इन दोनों अखबारों ने। हाँ, लेकिन उस वक्त तो ये जो इतनी बड़ी बड़ी जो अखबारें हैं आज हिंदी की, जैसे दैनिक जागरण हुआ, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, तो थे नहीं, या अगर थे तो बहुत छोटे थे। तो 2 अखबारें हिंदी की थी बड़ी, भारत टाइम्स और हिंदुस्तान जी, हाँ, और शायद जनसत्ता भी था जी, और इनको कंट्रोल करना बहुत आसान था। तो जहाँ पे इन लोगों ने सेंसरशिप को मंजूर कर लिया था, वहाँ पे कौन सी वो राजनीतिक पत्रकारिता हो रही थी? जिस तरीके तो जो लिखना चाहिए थे, जो लेख जो विश्लेषण वगैरह उस वक्त होने थे, हुए नहीं। ये सब इमरजेंसी के हट जाने के बाद हम लोगों ने शुरू किया था काम जी। जो जिस तरीके का दिन था, अगर बात करें उस दिन जब सुबह आप उठे, उसके बाद कैसा माहौल था? क्योंकि अखबार जो थे, आई थिंक 2 अखबार ही उस दिन आए थे, या वो भी नहीं आ पाए थे? 25 की रात को हुआ था ना। 25 की रात को, लेकिन 26 की सुबह ही शुरुआत हुई थी। 26 की सुबह, तो 26 की सुबह मैं फिर मेरी माँ ने जब मुझे उठाया, मैं फौरन भागी गई, और हलचल मच गया था। लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि जब इन्होंने बादशाह जफर मार्ग में बत्तियां ही बंद कर दी जी, तो भूल गए थे कि हिंदुस्तान टाइम्स और स्टेट्समैन के दफ्तर कनॉट प्लेस में जो एमसीडी के अंदर, तो हमारी बिजली थी, और हमने फिर कोशिश की, इंडियन एक्सप्रेस ने भी की, कि अखबार निकले, और जहाँ जहाँ वो सेंसर की गई थी स्टोरीज, जैसे कि जो ये विपक्ष के नेता जो गिरफ्तार हुए थे उनके बारे में जो स्टोरी थी, जो मेन स्टोरी थी फ्रंट पेज पे, उसको इन्होंने वो सेंसर किया था। तो वहां पे खाली जगह छोड़ के जी,
हम लोगों ने वो विरोध करने की कोशिश की, स्टेट्समैन अखबार ने, लेकिन ज्यादा दिन नहीं चला। उस वक्त बहुत आसान था प्रेस सेंसरशिप लगाना। क्या उस दिन अखबार गए थे या फिर जो निकले उनको जब्त कर लिया? स्टेट्समैन और इंडियन एक्सप्रेस ने विशेष अंक निकाले थे उस दिन जी, जिसमें जो हम बांट रहे थे, यानी कि बाहर पूरा अखबार नहीं था, सिर्फ एक वो पतला सा था, शायद 3-4 पन्नों का। तो ये कह सकते हैं कि ये जहाँ पे सेंसर की गई थी स्टोरीज, वहाँ पे वो खाली जगहें थी जी। तो ये एक तरीके से वो जो आजादी से पहले अखबार जो चोरी छिपे बांटे जाते थे, उसी तरीके से दोनों अखबारों ने अपने अखबार वही माहौल था गुलाम हो गया था, वही माहौल था। हाँ जी, गुलाम एक किस्म से उस दिन देश दोबारा हो गया था। बिल्कुल हो गया था, इंदिरा गांधी हो गया था, यानी कि आपकी जो बुनियादी अधिकार हैं वो नहीं रहे, जीने का अधिकार वो टल गया था जी। और इसको सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी जी। इंदिरा गांधी को कितना बड़ा आप कसूरवार मानती? क्योंकि जिस तरीके से हम गांधी परिवार की हिस्ट्री देखते हैं तो इनके साथ जो चेले चपाटे लगे होते हैं उनकी राय शुमारी ज्यादा मानी जाती है। तो क्या इंदिरा गांधी के साथ भी कोई ऐसा बंदा था या बंदी थी जो इनको एक किस्म से बहका के या इमरजेंसी लाए हों? जैसे सिद्धार्थ शंकर का हम जिक्र करते हैं बार बार, क्या मतलब इंदिरा गांधी का अकेले का दिमाग था ये? नहीं, इंदिरा गांधी आइडिया शायद दोनों ने मिल बैठ के बनाया होगा, सिद्धार्थ शंकर रे और इसने, और जो कानूनी तरीका था इसको लगाने का, वो क्योंकि सिद्धार्थ शंकर रे वकील थे तो कानून के बारे में ज्यादा जानते थे इंदिरा गांधी से, तो मदद मिली होगी। लेकिन इंदिरा गांधी, आप आजकल हम कहते हैं ना मोदी बहुत ही ताकतवर किस्म का प्रधानमंत्री है, उससे 3 गुना ताकतवर थी इंदिरा गांधी। तो आप खुद सोचो कौन इनको सलाह दे सकते थे? तो यहाँ पर वो जो बात थी इंदिरा के लिए जो कही, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, तो यहाँ पे बैठती है सटीक, वो था, ऐसी ताकत थी, तो वो कुछ भी कर सकती। अगर वो हाल था उस वक्त तो किसकी सलाह लेनी थी? संजय गांधी का हाथ बाद में आया है, इमरजेंसी लगने के बाद देश को चलाया संजय गांधी ने, इसमें कोई शक नहीं है जी जी। लेकिन इमरजेंसी लगाने में मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि इसमें संजय गांधी का हाथ था जी। ये इंदिरा गांधी ने खुद सोचा होगा। और मैं अभी भी कहती हूँ, मैं दोहरा रही हूँ कि चुनाव अगर आता 76 में तो ऐसा माहौल विरोध का बन गया था, बड़े बड़े वो जलसे हो रहे थे दिल्ली में। हाँ, जयप्रकाश नारायण ने बल्कि 25 तारीख को यानी आज 40 साल पहले जी रामलीला में एक वो आम सभा में कह भी दिया था ना, वो कौन सा है वो उस कवि का, दिनकर, सिंहासन खाली करो, दिनकर साहब ने कहा था एक, दिनकर सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो ऐसे माहौल में इंदिरा गांधी को लगा कि मैं चुनाव कैसे जीत सकती हूँ। मुझे तो ये मुख्य कारण लगता था। अच्छा, दूसरी बात ये ना भूलना कि चंद्रशेखर जो उस वक्त काफी बड़े राजनेता थे, कांग्रेस के कमेटी के मेंबर भी थे, कांग्रेस को छोड़ गए थे ना उस वक्त तक। छोड़े थे या निकाला गया था उनको उस वक्त ये विरोध करने पर शायद? नहीं, हाँ, वो तो बाद में छोड़े थे, जेल गए थे। जी जी। नहीं, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। चंद्रशेखर को जहाँ तक मैंने पढ़ा था कि उन्होंने इसका विरोध किया इमरजेंसी का, उसके बाद उनको कांग्रेस कैबिनेट से निकाला गया और जेल में भी डाला गया। कोई 5 लोग थे जिन्होंने जो एक वो खास जो शब्द था रेजोल्यूशन में जो इन्होंने वो बनाया, वो जिस पे दस्तखत करने थे या जिस रजामंदी लेनी थी, इन्होंने एतराज किया, चंद्रशेखर ने और 4 और लोगों ने। तो फिर चंद्रशेखर को भी भेजा गया था जेल। पर ये बाद में हुआ होगा क्योंकि उससे पहले तो किसी को नहीं मालूम था। कुमी कपूर लिखती हैं अपनी किताब में कि सुब्रमण्यम स्वामी ने पहले से ये शक जताना शुरू कर दिया था कि अगर हम ऐसा करते हैं, क्योंकि इनका तो पूरा वो तैयार था, इनका आंदोलन चुनाव जीतने के लिए, और ये चुनाव से 1 साल पहले था जी। या
5-6 महीने पहले, तकरीबन 1 साल। हाँ, 1 साल पहले जी। हाँ, तो अगर इनकी तैयारी इतनी अच्छी थी कि लाखों की तादाद में लोग आ रहे थे इनके जलसों में, जो पहले कभी नहीं हुआ था, हाँ जी, और ये सब इकट्ठा हो गए थे, हाँ, यानी कि चुनाव लड़ने के लिए तो कम से कम इकट्ठा हो गए जी। तो यही शायद मुझे तो अभी भी लगता है कि यही मुख्य कारण था। क्योंकि जो पटना गांधी जो थे, मैदान जो था पटना का, उसमें जो रैली हुई है शायद वो अब तक की सबसे बड़ी रैली मानी गई थी, या फिर अभी पटना में जी, जो गांधी मैदान में जेपी ने की थी, वो तो पहले थी ना। वो 74 में जो हुई थी रैली। हाँ, वो 74 में जो जब शुरू किया था इन्होंने अपना वो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन शुरू किया, जहाँ से संपूर्ण क्रांति का जो नारा निकला था, संपूर्ण क्रांति का नारा, वो शायद 1 साल पहले था। 1 साल पहले था वो जी। तो उस रैली को देखकर गया ना, यानी कि इंदिरा गांधी को दिख रहा था कि चुनाव वो जीत नहीं सकती हैं जी। यहाँ तक जब पहुंचे हैं हम, इमरजेंसी लग चुकी है, उसके बाद जो 2 साल रहा है और जो संजय गांधी या कह सकते हैं किस्म से तानाशाही जो रही है, और उनका जो 5 सूत्रीय प्रोग्राम था, उसकी झलक कहाँ दिखी आपको? एक तो तुर्कमान गेट मैंने पढ़ा है दरबार में भी, और वो देखकर रूह कांप जाती होगी आप। तुर्कमान गेट में जब इन्होंने वो मकान तोड़े थे जी, करीब 150 लोग। उससे पहले यानी कि इमरजेंसी लगने के फौरन बाद नसबंदी का वो शुरू हो गया था सिलसिला जी। और ये एक किस्म से मैंने किसी और को भी कहा था अभी हाल में कि एक किस्म से संजय गांधी ने हम इस बेचारे देश पे मेहरबानी की, ये दोनों कार्यक्रम शुरू करके। लेकिन अगर ये नसबंदी ना शुरू करते, और वो भी जैसे कि जानवरों की नसबंदी हो रही हो, बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा भी था, वो पहली जो रैली हुई थी ना 77 में जी, जब ये छूटे थे तो कहा था कि हम भी मानते हैं कि वो आबादी बहुत बढ़ गई है, लेकिन और नसबंदी होनी चाहिए, हमको वो फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए, लेकिन इस तरह नहीं कि जानवरों की तरह ट्रकों में बंद करके लेके जाओ और नसबंदी काट के भेजो वापस। इसका ये जो नसबंदी का जो इन्होंने कार्यक्रम शुरू किया था, इसका डायरेक्ट असर हुआ है बिल्कुल ही आम जनता पे, यानी जो गरीब से गरीब रिक्शे वालों को पकड़ लेते थे जी, भिखारियों को पकड़ लेते थे, बुजुर्ग जवान सारों को, क्योंकि टारगेट्स दी गई थी ना जी। जो ये टीचर्स थी सरकारी स्कूलों में, इनको टारगेट मिलता था कि जी आप फलाने 75 लाख लेके आओ जी नसबंदी के लिए। करीब 1.5 करोड़ लोगों की नसबंदी करवा दी थी उस वक्त। और एक पता नहीं कितना, क्योंकि उस वक्त ये जर्नलिज्म तो था ही ना, प्रेस सेंसरशिप लग गई थी। और एक इंटरेस्टिंग किस्सा मुझे, मतलब मेरे घर का ही है ये, कि मेरी दादी बताती थी कि इमरजेंसी में अगर कोई गाड़ी दिख जाती थी, क्योंकि उस वक्त गांव में गाड़ियां आती नहीं थी, तो मेरे चाचा पापा और 2 चाचा है मेरे, तो बोलते कि तीनों को मैं भगा देती थी घर से कि खेतों में छिप जाओ, 3-3 4-4 दिन वहीं रुको, ऐसा हुआ है। हाँ, बोले ये उठा के ले जाएंगे, नसबंदी कर देंगे जी। तो मुझे हंसी आती थी। दाद देनी चाहिए हरियाणा की औरतों को, हाँ जी। और ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि आप हरियाणा के हो जी, लेकिन वहाँ पे इन्होंने वो डंडे वगैरह निकाल के उनको भगाया था। ऐसे कई किस्से आए थे हरियाणा से, हाँ जी। और ये जब शुरू हुआ विरोध इस किस्म का कि औरतें ही डंडे लेके भगा रही थी ये नसबंदी वालों को, तो फिर जाके इंदिरा गांधी के कानों तक खबर पहुंची होगी कि ये मेरा नुकसान कर रहा है ये कार्यक्रम। एक ये, और एक वो जो मकान तोड़ के इनको बाहर जंगल में फेंक दिया था जी। आज यानी कि जो तुर्कमान गेट में रहते थे, वो पुरानी हवेलियां थी, मुगलों के जमाने की बस्ती थी ये, जो इन्होंने तोड़ी है, और इनको फेंका गया त्रिलोक खिचड़ीपुर, जो अब तो खैर वो अच्छा खासा वो है रिहायशी इलाका, लेकिन उस वक्त जंगल था। और ये क्या नाम है, बरसात का मौसम था, बल्कि शेख अब्दुल्ला के साथ इंदिरा गांधी ने वो अपना अग्रीमेंट किया था कुछ ही महीने पहले। वो दिल्ली आए शेख अब्दुल्ला, और इन्होंने भी कहा, क्योंकि मुसलमान थे ज्यादातर जिनको इस तरह फेंका गया था तुर्कमान गेट से, और इन्होंने खुल के बयान दिया कि ये जो हुआ है जुल्म है ये जी।
तो काफी जमाना हमने देखा है जो आपका अंदाजा ही नहीं हो सकता कि आपको जो आपकी उम्र के जो लोग हैं आपको अंदाजा ही नहीं हो सकता कि देश का क्या हाल था। ये किस्से मैं कभी कभी सुनता हूँ, जब मेरी दादी सुनाती है। उन्होंने 47 की मारकाट भी मैंने उनसे पूछी तो उन्होंने बताया कि एक हम तहखाने में थे हिसार शहर में, और करीब 50-60 लोग उस तहखाने में ठसे पड़े थे। ना पीने का पानी था ना खाने का, और एक छेद था उसमें से हम देख रहे थे कि हर 1 घंटे आधे घंटे में दोनों तरफ से लोग आ रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं और चले जा रहे हैं, और लाशें वहां पे बच जाती थी। तो 2 दिन 3 दिन वही रहे हम। उसके बाद निकल कर गाँव में आए थे, और फिर वो जो लाशों वाला जो ट्रेन भर के आ रही है जा रही है वो भी उन्होंने डिस्क्राइब किया अच्छे से। फिर जो रिफ्यूजी आए थे गांव में बसे उनके बारे में बताया। ये पार्टीशन की बात कर रहा हूं। ये पार्टीशन की। और ये जब मैंने इमरजेंसी पूछी तो ये किस्सा निकल कर आया कि मैं 3 बेटों को भगा देती थी खेत में, वहीं छिप जाते थे वो खेतों में 3-3 4-4 दिन तक। तो ये हालात रहे। उन्होंने लड़ाई के बारे में बताया जो पाकिस्तान था, कि रात को हम दिया नहीं जलाते थे, कि दिया जला देंगे कोई बम डाल देगा ऊपर से। तो ये हालात वो बताते, अब तो हंसी आती है हमें वो सुनकर के, अच्छा ऐसे रहा था। लेकिन जब उन्होंने जिया होगा उस वक्त को तो बड़ा ही डराने वाला और भयभीत करने वाला। आपने एक किस्सा राजकुमारी जी का भी कोई बताया था राजस्थान से जो थी, कोई आपके घर में रुके, जो जयपुर पे जो छापा मारा था इन लोगों ने। जी दरबार में नहीं, ये शायद मैंने आपसे दरबार में पढ़ा है या अच्छा, नहीं, हाँ दरबार में पढ़ा है। दरबार में पढ़ा है जी, दरबार में पढ़ा है। ये सबको जैसे कि सबको तंग करने पे ये इन्होंने ठान ली थी। तो एक तो ये जो आम आदमी के साथ जो इन्होंने किया इन दोनों कार्यक्रम के जरिए, उसी तरह की तशद्दुद इन्होंने जो मिडिल क्लास लोग थे दिल्ली के उन पे किया, ये इनकम टैक्स रेड करके जी। लेकिन ये सबसे बड़ा, बल्कि इमरजेंसी लगने के फौरन बाद शुरू हो गए थे। जो भी बड़ा घर इन्होंने देखा इनकम टैक्स वालों ने वहां जाके रेड मार दिया। इसमें इंदिरा गांधी ने अपने जो विरोधी थे उन पे भी छापे मारे थे, और ऐसा करते करते ये जयपुर के एक किले में पहुंचे जिसका नाम है मोती डूंगरी जी। और वहां पे इनको पहली बार, यानी पूरे वो जो इमरजेंसी के दौरान जितने भी इन्होंने छापे मारे थे उसको यानी कि ठीक ठहराने के लिए अगर एक निकला किस्सा तो वो उस महल से निकला, उस किले से, क्योंकि वहां पे इनको इतना सोना मिला करीब 800 किलो, जो मुगलों के जमाने से किसी ने छुपा के रखा है, किसी महाराजा ने जी उनको। और ये जयपुर की जो राज परिवार है वो खुद नहीं जानते थे कि वहां पे इतना सोना पड़ा हुआ है। खैर वो मिल गया सोना जी। गायत्री देवी को पकड़ा गया था वो भी, हाँ, पर ये सोने की वजह से नहीं जी। वो क्या शायद गायत्री देवी और जयपुर के जो महाराजा हैं दोनों को और ग्वालियर की जो राजमाता थी इनको, वो तो खैर शायद कई महीने तक इधर उधर छुपती नहीं, अंडरग्राउंड हो गई थी। आपके पास भी, आपके घर में भी कोई छुपा था? हाँ ये वसुंधरा राजे की माता, राजमाता साहब ग्वालियर जी जी, वो कई दिनों तक इस तरह फरार रही। तो एक दिन मेरे घर में भी यानी कि ऐसा मेहमान था जिसको हम देख नहीं पाए और जिसके कमरे में हम जा नहीं सकते थे, और बहुत बाद में मुझे मालूम हुआ। और उस दिन मैं गई थी पुरानी दिल्ली में, और कड़ी धूप के अंदर हम राजमाता ग्वालियर का वहां पे इंतजार कर रहे थे कि वहां पे आके उन्होंने भाषण देना था। और इतने यानी कि कोई कुछ महीने बाद मेरी माँ ने मुझे बताया कि उस दिन पता कौन यहाँ पे था मेहमान, तब पता लगा मुझे। तो आप वहाँ धूप में खड़े रहे और मेहमान घर में था। बिल्कुल। इमरजेंसी हटने के बारे में आप बताइए कि कैसे ये एक स्टेप बाय स्टेप कैसे हुआ? ये तुर्कमान गेट के बाद कोई और बड़ा हादसा हुआ, कोई कांड हुआ? और संजय गांधी जो कि संजय कानून और संजय संविधान एक किस्म से बन गया था उन 2 सालों में। संजय गांधी प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। हाँ, वही कानून थे, वही संविधान थे, वही सब कुछ थे। इलाहाबाद जो कुंभ मेला था वो उसका भी आपने बहुत सुंदर चित्रण किया है दरबार में। वहाँ पे हम लोग गए थे ये सोचकर कि कुछ वो राजनीतिक तो हो नहीं रहा है दिल्ली में, कोई स्टोरी नहीं थी कवर करने के लिए, पर
हम शायद वहाँ पे थे जब ये कुलदीप नायर ने पता नहीं कौन सी अखबार में काम करते थे उस वक्त, इन्होंने स्टोरी छापी जो बिल्कुल फ्रंट पेज पे छपी थी, शायद इंडियन एक्सप्रेस में जी, कि इलेक्शन आने वाले हैं। और हम लोग इस बात की चर्चा, इस स्टोरी की चर्चा ही कर रहे थे कुंभ मेला में, कि वहां पे खबर फैलने लगी कि इंदिरा गांधी आ रही हैं आज रात को। ये वो जो अमावस होता है ना, जो आखिरी कुंभ का, जी जी, उस दिन कि वो आ रही हैं और यहाँ पे इन्होंने घोषणा करनी है इलेक्शन की। और बिल्कुल वैसे ही हुआ। और फिर हम लोग पागलों की तरह, क्योंकि दिल्ली के जितने भी जर्नलिस्ट थे जी, बल्कि जो विदेशी पत्रकार भी थे वो भी वहां पे हमारे साथ थे, यानी कि पूरे दिल्ली खाली हो गया था जी, पत्रकारों से जी। और हम लोग फिर भागे भागे गए रेलवे स्टेशन, क्योंकि और तो कोई तरीका नहीं था वापस जाने, दिल्ली वापस आने का। और वहां पे फिर भगदड़ मच गई, फिर मैं गिर गई, मुझे रघु राय ने बचाया। काफी एक्साइटिंग था हमारा जमाना जी। ये पत्रकारिता बहाल कितने दिन में हो गई थी, इमरजेंसी लगने के बाद या फिर इमरजेंसी लगने के बाद? मतलब सेंसर बहाल कैसे हुई? हाँ, बहाल कितने दिन बाद में आप लिखना उठी? और जो ये बुज़दिल टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स, अगले दिन से ही फिर इन्होंने इमरजेंसी के बारे में लिखना शुरू कर दिया, बिल्कुल गिरगिट की तरह बदल गए। और बीच में जो 2 साल थे उसमें किस तरीके की स्टोरी करते थे फिर आप लोग? क्यों नहीं निकली इनसे, क्यों नहीं निकली? आजकल भी ऐसा ही है इनका हाल तो। नहीं नहीं, आपको अंदाजा ही नहीं है वो वक्त कैसा था। वो वक्त तो आगे आडवाणी साहब कह रहे हैं दोबारा आ सकता है, हम उम्मीद करते कभी ना। आडवाणी साहब सठिया गए हैं। बहुत दिन हो गए थे उन्हें बोले हुए, न्यूज में नहीं आए थे वो। हाँ जी, पूरा इमरजेंसी आपने बता दिया। अब क्या आपको लगता है कि ऐसे हालात, वाकई में आडवाणी जी ने जो बोला उस पर बात कर सकते हैं कि क्या हो सकता है ऐसा कभी अब? और अगर ऐसा, बिल्कुल नामुमकिन है। जिस तरह जो कत्लेआम हुआ करते थे वो अब नहीं हो सकते हैं। दंगे हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह सिखों को मारा गया, या जिस तरह वो गुजरात में या भागलपुर में और या कई जगह जब जो कत्लेआम होते थे, जिसमें अधिकारी आंखें बंद कर लेते थे या मदद करते थे दंगाइयों की, और यानी कि हजारों की तादाद में जो लोग मारे जाते थे वो दोबारा नहीं हो सकते, और इमरजेंसी दोबारा नहीं लग सकती। और इसकी एक ही वजह है, और वो है टीवी। सोशल मीडिया बहुत एक्टिव हो गया अब। हाँ नहीं, 400 के करीब तो आपके हैं 24 आवर न्यूज चैनल है कि नहीं? जी बिल्कुल है, सवाल ही नहीं है। यानी कि शुरू होते ही इमरजेंसी, अगर ताकतवर से ताकतवर भी प्राइम मिनिस्टर हो और वो लगाने की कोशिश करे, किस तरह, किसको रोकोगे? कुल मिलाकर ये जो इमरजेंसी थी पहले से प्लान थी, और 71 की लड़ाई के बाद जो इंदिरा का रूप आया था, वो जो है इमरजेंसी में बिल्कुल धूमिल खत्म हो गया। फिर जिस तरीके से वो दुर्गा बनी थी उसी लगने से पहले ही खत्म हो गया था जी। क्योंकि जो ये गरीबी हटाओ इलेक्शन जो था ना, इसमें इसकी वजह से, और बांग्लादेश बनने के बाद तो बहुत ही बड़ी हो गई थी, दुर्गा माता बन गई थी इंदिरा गांधी। और ये फिर क्योंकि आर्थिक मामलों में इंदिरा गांधी को बिल्कुल कोई समझ नहीं थी, राजनीतिक मामलों में बहुत तेज थी, लेकिन आर्थिक मामलों में बिल्कुल उनको कोई समझ नहीं थी। तो वो ही घिसी पिटी समाजवादी किस्म की जो आर्थिक नीतियां थी, जिनके द्वारा कुछ भी नहीं वो फर्क आया लोगों के जीवन में जी। बिजली पानी की समस्या आज जो है ना, जो आज भी है, उस वक्त आप अंदाजा लगाओ कि किस हद तक थी। यानी कि टेलीफोन नहीं थे गाँव में, बिजली पानी का तो सवाल ही नहीं, कुछ भी नहीं था कुल मिलाकर। और गुर्बत की ये हद के कोई के बयान करना मुश्किल। आज का पाकिस्तान, तकरीबन सब गरीब थे जी। आज का पाकिस्तान जो है वो 1975 में हिंदुस्तान था। जो हालात आज पाकिस्तान भी, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी का बड़ा फर्क आ गया है ना, सेल फोन और टीवी जी ने एक किस्म की इस देश में, ये पूरे ये दक्षिण एशिया में
क्रांति लाई है। उस वक्त तो शिवकांत यानी कि ऐसे लोग होते थे जिन्होंने कभी अपने गांव के बाहर कदम नहीं रखा था, सड़कें नहीं थी। बहुत बिहार उत्तर प्रदेश में तो हर जगह तकरीबन ये हाल था। जी, कह सकते हैं कि अगर ये इंदिरा की इमरजेंसी ना होती, हारने का डर ना होता, तो शायद विपक्ष भी आज जो है या जो आज पक्ष में बैठे हैं वो होता ही ना। जिस तरीके से जो नहीं, नेता वो तो खुद ब खुद बन रहा था। लेकिन इतना ताकतवर ना बन पाता इतना जल्दी, जिस तरीके से। नहीं, वो मैं कह रही हूँ ना कि ऐसा माहौल बन गया था कि इंदिरा गांधी की हार इंदिरा गांधी को खुद दिख रही थी। इसी वजह से तो विपक्ष था और नहीं, विपक्ष तो बन जाता। एकजुट हो गया अचानक से, एक ताकत जो है वो विपक्ष में आई इमरजेंसी में। हाँ, चलिए जी, इमरजेंसी ने विपक्ष को पैदा किया। तब तक तो कोई सोच ही नहीं सकता था ना कि दिल्ली में गैर कांग्रेसी सरकार बन सकती। इंदिरा को भी कोई हरा सकता है। जब आप जाती थी रिपोर्ट लेकर इलेक्शन की, न्यूज रूम में बताते थे कि इंदिरा हारेगी, तो शुरू में मजाक होता था कि नहीं ऐसा नहीं होगा। जो बड़े जो हमारे जो सीनियर जो थे लोग, पंडित थे वो तो हंसते थे जी। जब नतीजे आए उस दिन तक हंस रहे थे इनमें से कई। बहुत एक क्या कह सकते हैं कि एक सफर सा हमने इस पिछले 30 मिनट में आपके साथ तय किया है। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये थी हमारे साथ तवलीन सिंह। उस वक्त क्या हालात थे, कैसे लोग जिए थे, किस अंधकार में थे, किस भय में थे, किस डर में थे। संजय गांधी ही कानून, संजय गांधी ही संविधान, संजय ही सब कुछ। इंदिरा गांधी ने अपनी हार की डर से इमरजेंसी को लगाया था, न कि कोई गुजरात आंदोलन को लेकर या जेपी आंदोलन से डर के। पहले से प्री प्लान थी ये सारी चीजें। और ये बताने वाला वो इंसान हमारे साथ हैं आज जिन्होंने इस इमरजेंसी को देखा है, तवलीन सिंह। फिलहाल इस शो में इतना ही।